हेलो, नमस्कार मित्र। एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लिवर सिरोसिस की सीरीज चल रही है और इसमें हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम ये देखे थे कि लिवर सिरोसिस क्या है, फिर हम ये देखे कि इसके कितने टाइप होते हैं, और ठीक इसके पिछले वीडियो में हम इसके लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स की भी चर्चा कर लिए थे। और इसके बाद डायग्नोसिस की भी हम चर्चा पूरी डिटेल में कर चुके हैं। पूरी डिटेल से मेरा मतलब यह है कि जितने सारे टेस्ट कराए जाते हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट को, कब कब कैसे कैसे कराए जाते हैं, कब कब किस किस टेस्ट की जरूरत पड़ती है, ब्लड से लेकर के और बाकी जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड था, एब्डोमेन सीटी था, ठीक है, और इसके बाद लिवर की बायोप्सी वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। इसका मतलब यह है कि ठीक है, डायग्नोस करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए, ये पता चल जाए कि अगर किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस है यानी वो पेशेंट लिवर सिरोटिक है, तो फिर हम अब मैनेजमेंट कैसे करें। यानी अब उसके जिंदगी को तल्ख तो होने नहीं दे सकते ना, पेशेंट खुद भी नहीं चाहेगा। तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट में हम दो चीज पढ़ेंगे। पहले हम टॉपिक का हेडिंग लगा लेते हैं और फिर चर्चा तो हम कर ही रहे करेंगे ही। मैनेजमेंट ऑफ, एक मिनट, मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस आज का जो हमारा टाइप है, माफ कीजिएगा, जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, देखिए हम मैनेजमेंट दो तरह का पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सिम्टोमेटिक का मतलब यह है कि अगर लिवर सिरोटिक पेशेंट है तो उसको सिम्टम आएंगे, उल्टी हो सकती है जिसको हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं, मैलेना, यानी जितने सारे साइन सिम्टम्स हम लोग देखे थे उसमें से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो सिम्टम उसमें दिख रहा है, पहले उसको कंट्रोल किया जाए। उल्टी हो रही है तो उल्टी को रोका जाए, है ना। उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द को रोका जाए, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद मतलब जितने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे लेटरिन में मेलेना मेलेना बोलते हैं, अगर काला काला लेटरिन हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए, लेटरिन में फैट आ रहा है तो उसको रोका जाए, है ना। ये सब चीजें पहले हम करेंगे। इसके बाद अब भाई ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर दिए तो फिर दवाई खत्म होगी तो फिर तो वो चीजें शुरू हो जाएंगी। मेन जो रूट कॉज है लिवर का डैमेज, ठीक है ना, उस पर काम करना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं, पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो एक ही बार सब कुछ बताने से बेहतर है कि धीरे धीरे वन बाय वन करके बताया जाए। सबसे पहले इसमें एक चीज आपको हम बता रहे हैं, अगर कोई पेशेंट लिवर सिरोसिस से पीड़ित है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अपने नर्स को क्या बोलेगी। आरएक्स, आरएक्स का मतलब ये मेडिकल वर्ड है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। यानी डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए क्या प्रिस्क्राइब करता है, तो सबसे पहले अपने नर्स से बोलेगा, ठीक है ना। नर्सिंग केयर यहां पे लिख रहे हैं, नर्सिंग केयर, यानी अपने नर्स से वो डॉक्टर बोलेगा कि इसको अपराइट पोजीशन में, यानी जो पेशेंट आए हैं इनको अपराइट पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में सुलाइए। अब देखिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। सुपाइन पोजीशन का मतलब नहीं हम बेड पे एकदम हाथ ऐसे सीधे और पैर सीधे करके ऐसे सोते हैं, इसको हम मेडिकल भाषा में सुपाइन पोजीशन कहते हैं। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे इस चीज को जानते होंगे, जो मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं, सुपाइन पोजीशन। या फिर डॉक्टर बोलता है कि इनको अपराइट पोजीशन में। अपराइट का मतलब ये हुआ कि जैसे सुला दिया गया और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ऐसे, जैसे कुर्सी पर नहीं हम बैठ के पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं, वो अपराइट पोजीशन है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको किया क्यों जाता है। देखिए लिवर सिरोसिस के केस में जो आप एक वर्ड सुने होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। अब पोर्टल हाइपोटेंशन के हाइपरटेंशन क्या है समझिए। जैसे देखिए लिवर है, अब इस लिवर में स्टोमक से वेन आई रहती है, इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन से वेन्स आए रहते हैं, गाल ब्लैडर से भी वेन्स आए रहते हैं, है ना, पेनक्रिया से भी वेन आई रहती है, इसोफेगस से भी वेन गया रहता है। अब इन सब में प्रेशर बढ़ जाता है ना। क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि पूरे एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है और मरीज को बोलिएगा कि पैर मोड़ के सो जाए, है ना, ऐसे करके सो जाए, कैसे भी सो जाए, तो यहां प्रेशर और बढ़ेगा।
और चांस ये रहता है, रिस्क ये रहता है कि वेन्स कहीं फट ना जाए, ठीक है ना, कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए इस बार। इसलिए नर्सिंग केयर यह है, नर्स क्या करती है, सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन का मतलब यह है कि बेड पर एकदम हाथ और पैर ऐसे सीधा करके सुलाते, ठीक है। और दूसरा जो पोजीशन है वो अपराइट पोजीशन भी दिया जा सकता है। अपराइट पोजीशन का मतलब यह है कि पैर ऐसा सीधा कर लीजिए और बॉडी को थोड़ा ऐसे करके ऊपर रखिए, अपराइट पोजीशन में सुलाएगी या ठीक है ना, पोजीशन। ये तो मतलब बात हो गई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डाइट की, है ना। मैनेज करना है तो मैनेज तो सबसे पहले मैनेजमेंट तो डाइट पे ही करना चाहिए ना। लिवर खराब है, मार जंक फूड एक टाइम खाए जा रहे हैं तो उससे तो होगा नहीं भाई लिवर ठीक, ठीक है। यानी अगला जो हमारा की पॉइंट है वो है डाइट, ठीक है। टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस में सबसे पहला है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर का मतलब नर्स यानी जो केयर करने वाले लोग हैं आपको कैसे रखेंगे, कैसे सोने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं डाइट की। किसकी चर्चा करते हैं, डाइट की। डाइट, डाइट का मतलब क्या खाए मरीज भाई, ठीक है। मरीज क्या खाए, बीमार लोग ना एक चीज से परेशान बड़ी रहते हैं, डॉक्टर सब परहेज कर देता है तो बोलते हैं वो कि खाएं तो खाएं क्या, जिए तो जिए कैसे, है ना। ये भी मना है, वो भी मना है, वो भी मना है, खाएं कि ना खाएं भाई, समस्या। डाइट, अब एक चीज समझिएगा, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें एक बीमारी देखी जाती है, उस बीमारी का नाम है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। यानी अगर ये पेशेंट है, ठीक है, और इस पेशेंट का जो लिवर है, ये लिवर, ठीक है, डैमेज है। डैमेज का मतलब यह है कि ये डैमेज लिवर है, यानी लिवर सिरोसिस है। तो दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दो क्या है, एक हो सकता है कि इसको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी भी है, और एक हो सकता है केवल लिवर सिरोसिस है, इसको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या बला है, ये क्या होती है, बता रहे हैं, रुकिए। पहले आप ये समझिए कि जो एलसी, एलसी का मतलब लिवर सिरोसिस जिसको है उसको हो सकता है कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है या हो सकता है कि नहीं है। पहले हमको लिख लेने दीजिए, फिर आपको समझाएंगे कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है, ठीक है ना। यानी हो सकता है कि इसको हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी विथ हो सकता है, और दूसरा विदाउट हो सकता है, विदाउट, विदाउट। अब इस हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को शॉर्टकट में केवल H और E लिख रहे हैं। यानी लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसमें हो सकता है कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है, और दूसरा है कि हो सकता है कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है। ठीक है, रुकिए, घबराइए मत, बता रहे हैं कि एंसेफेलोपैथी क्या होता है और हिपेटिक एंसेफेलोपैथी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए हमको, फिर आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आप एक चीज समझिए, इंसेफेलोपैथी का मतलब ब्रेन का डिसफंक्शन, दिमाग की बीमारी है, दिमाग सही से काम नहीं करता है। इंसेफेलोपैथी दिमाग की, ब्रेन संबंधित डिसऑर्डर है, दिमाग का डिसफंक्शन हो जाना, यानी सही से काम नहीं करना। अब हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या है, अगर लिवर डैमेज के चलते, ठीक है ना, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मतलब समझिए कि काफी जरूरी है, सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आदमी प्रोटीन खाता है, क्या करता है, प्रोटीन खाता है, इस प्रोटीन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब यह है कि इसका पाचन होता है, क्या होता है, और ये प्रोटीन एमाइनो एसिड में टूटता है, ठीक है ना। जब इसका डाइजेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन का मतलब यह है कि प्रोटीन जब पचेगा तो एमाइनो एसिड बनाता है, एमाइनो एसिड
आगे जाकर के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अमोनिया में। और ये जो अमोनिया है, ठीक है, ये टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये जहरीला चीज है। इससे अल्टीमेटली बनता है यूरिया, ठीक है, और ये यूरिया पेशाब के रास्ते एक्सक्रेशन, है ना, बायोलॉजिकल टर्म इसको एक्सक्रेशन कहते हैं, यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन के रास्ते, यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए, इस अमोनिया से यूरिया बनाने का जो काम करता है, मतलब काफी अहम रोल प्ले करता है इस अमोनिया से यूरिया बनाने में, वो प्ले करता है, उसमें अहम रोल है इस लीवर का। किसका? इस लीवर का, इस प्रोसेस में अमोनिया से यूरिया बनाने में। और लीवर है डैमेज, इसका मतलब यह है कि अमोनिया से यूरिया बनाने का काम नहीं होगा, अमोनिया का अमोनिया ही रह जाएगा। अब यूरिया जब नहीं बनेगा तो पेशाब के रास्ते वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलेगा नहीं, वो जहरीला पदार्थ बाहर निकलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि बॉडी में, खून में, है ना, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। अमोनिया का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अमोनिया का लेवल खून में बढ़ने से, एक मिनट, है ना, अमोनिया का लेवल, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल हो गया और इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर अमोनिया काफी ज्यादा है। मान लीजिए ये ब्लड है और ब्लड में अमोनिया काफी ज्यादा है, ठीक है। अब ये जब ब्लड, यह जब खून जब दिमाग तक जाएगा, यानी ब्रेन के टिश्यू तक जाएगा, ठीक है ना, ब्रेन तक जाएगा, तो वैसे तो ब्रेन में एक ट्रिपल बी नाम का ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो क्या करता है, जितने सारे टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन अब इतना मात्रा बढ़ गया है, इतना अमाउंट बढ़ गया है कि अब ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर भी उसको रोक नहीं पाएगा, वो दिमाग में चला जाता है और फिर दिमाग की, मतलब एक तरह से दिमाग की बीमारी हो जाती है, दिमाग सही से काम नहीं करता। अब देखिए ना, इस लीवर के नहीं होने से अमोनिया से यूरिया नहीं बना, अमोनिया का यूरिया नहीं बनने के चलते अमोनिया का लेवल खून में बढ़ा, ये ब्लड कहां गया? दिमाग के पास गया और एंसेफेलोपैथी क्रिएट किया। एंसेफेलोपैथी का मतलब वही ब्रेन का डिसफंक्शन हो जाना, दिमाग की बीमारी है, ठीक है। और ये किसके चलते हुआ? लीवर के चलते, इसीलिए हम इसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है। सवाल यह है कि सर भाई अब बता, डाइट रहे थे, यहां कैसे पहुंच गए? बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बात ऐसी है कि हो सकता है कि लिवर डैमेज है, यानी लिवर सिरोसिस है, लेकिन अभी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है, तो स्टार्टिंग का फेज हो सकता है ऐसा, जिसमें हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को नहीं मिल सकती है। तो अब हम चर्चा डाइट की करते हैं। इस मैकेनिज्म को समझते रहिएगा। प्रोटीन, प्रोटीन एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, अल्टीमेटली ये अमोनिया बनता है और ये अमोनिया यूरिया के रास्ते बॉडी से बन करके निकल जाता है। अब अगर लीवर खराब है तो क्या है? अमोनिया से यूरिया बनेगा नहीं। अब देखिए, अगर कोई पेशेंट पेशेंट लीवर सिरोसिस का तो है, लेकिन उसमें हिपैटिक इंसेफेलोपैथी भी है विथ एच ई लिख रहे हैं। एच ई का मतलब हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जो अभी आपको हम बताएं। तो इसमें हम जो डाइट देंगे उसमें CHO कार्बोहाइड्रेट का शॉर्टकट फॉर्म है, CHO देंगे पूरा, CHO ठीक ठाक देंगे, क्योंकि भाई अब लीवर खराब है तो है, एनर्जी तो बनानी है ना। अब पेशेंट को बेड पर सुला के मार तो नहीं सकते, उसमें एनर्जी चाहिए, तो हम CHO देंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब इसमें प्रोटीन जो है वो हम बहुत कम देंगे। क्या है? प्रोटीन बहुत कम देंगे, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा खिलाएंगे तो वही अमोनिया का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। मजबूरी है प्रोटीन कम देना, इसके अलावा मतलब कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, अब प्रोटीन कम देने के पीछे मजबूरी है ना। प्रोटीन बॉडी मतलब ठीक ठाक रहने के चक्कर में, हेल्दी रहने के
चक्कर में अगर प्रोटीन हम ज्यादा दे दिए तो फिर वो दिमाग में चला जाएगा अमोनिया बन के, ठीक है ना, क्योंकि लीवर तो खराब है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्रोटीन इसमें केवल 20 से 30 ग्राम ही दे सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब जो ध्यान देना है, फैट का लेवल कम कर देना है। फैट का लेवल क्या कर देना है? कम। फैट का लेवल कम इसलिए कर देना है क्योंकि देखो भाई, फैट का जो पाचन होता है, फैट से फैटी एसिड और फैटी एसिड से ग्लिसरॉल बनता है। अब इसके बनने में बाइल जूस जो लीवर बनाता है, यानी लीवर से बाइल जूस बनता है, और यही बाइल जूस फैट का क्या करता है? डाइजेशन करता है, पाचन करता है। अब समझिए ना, लीवर है खराब तो बाइल जूस तो ऐसे ही कम बनेगा। अब ये बाइल जूस ही जब कम बनेगा तो फैट पचेगा नहीं, फैट टूटेगा नहीं, है ना। अब इसी के नहीं टूटने, नहीं पचने से क्या होता है? स्टेटोरिया, लैट्रिन में फैट आता है। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, फैट एकदम कम कर देना है। और देखिए, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को एल्कोहल, स्मोकिंग तो एकदम करनी ही नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ जो गैस बनाने वाली चीजें हैं, है ना, मतलब जो भी हम ऐसा कुछ खाएं जिससे गैस बन जाता है, तो उसको भी क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्टॉप, एकदम तत्काल, तत्कालिक प्रभाव में स्टॉप कर देना है गैस्ट्रिक इरिटेंट, गैस्ट्रिक इरिटेंट, यानी गैस बनाने वाली चीजें एकदम खानी ही नहीं है। और इसके साथ साथ, है ना, एवॉइड एल्कोहल, एवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के पर्सपेक्टिव से, प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से कितना कितना देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक दे सकते हैं जिससे उनमें एनर्जी काफी बनी रहे। फैट, तो ये तीन चीजें आपको, चारों चीजें समझनी थी। अब हम आते हैं, ठीक है ना, कि अगर पेशेंट है, यहां पे टी लगा लेंगे, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और उसको लिवर सिरोसिस के साथ साथ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है, तो सब डाइट वही रहेगा, है ना। प्रोटीन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पेशेंट विदाउट विदाउट हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, यानी लिवर सिरोसिस का पेशेंट तो है, लेकिन उसे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक दीजिए। प्रोटीन जो आप 20 से 30 ग्राम डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें 50 से 60 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी है। जब तक मजबूरी ना हो तब तक प्रोटीन की मात्रा आरडीए से, आरडीए का मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस से जितना मतलब जरूरी है उससे कम थोड़ी दे सकते हैं, ठीक है। सीएचओ इसमें ठीक ठाक देंगे, ठीक है, सीएचओ माने कार्बोहाइड्रेट देंगे। प्रोटीन, प्रोटीन इसमें 20 नहीं भाई, 50 से 60 ग्राम तक क्या कर सकते हैं? 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी वो दो चीजें, ठीक है ना, फैट वाला और जो बाकी एक और लिखे थे, है ना, फैट कम कर देना एकदम स्टॉप, तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है दे सकते हैं। और एल्कोहल को, स्मोकिंग को, एकदम गैस्ट्रिक इरिटेंट सब्सटेंस को, यानी कोई भी ऐसा फूड जिससे गैस बन जाता है, गैस बनेगा तो पेट तन जाएगा, ये पूरा, है ना, दर्द होगा, है ना, लिवर पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, जितने सारे वेन्स है ना, वो सब पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसको कम कर देना चाहिए। अब ये तो डाइट की बात हो गई। अब हम आते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या है आपको तुरंत समझ में आएगा। इसको अब आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, अब हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे आते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे राइटिंग थोड़ा बना के लिखना चाहिए। सिम्टोमेटिक
मैनेजमेंट बता रहे हैं, रुकिए। मैनेजमेंट देखिए, अगर पेशेंट लिवर सिरोसिस का है, ठीक है ना, और उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, सिम्टम का मतलब जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है कि लिवर के खराब होने से ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर पेशेंट को, जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसको उल्टी हो रही है, क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वोमिटिंग को कम किया जाए। इसके लिए जो दवाई हम देते हैं, जो डॉक्टर मतलब दवाई देते हैं, ठीक है, एंटीमेटिक्स कही जाए, उनके नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीमेटिक्स। यानी एंटीमेटिक्स दवाई का ग्रुप है, मेडिसिन का, ड्रग्स का ग्रुप है। जैसे आप इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया के चलते, तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। वायरस के लिए जो दवाई दी जाती है उसे हम एंटीवायरल कहते हैं ना, उसी तरह से इसे एंटीमेटिक्स कहते हैं। अब एक बात समझना है आपको कि अब एंटीमेटिक्स ड्रग का क्या कंपोजिशन होता है, किस किस नाम से मिलते हैं मार्केट में, इस पे जब हम वीडियो आगे बनाएंगे ना मेडिकेशन वाला, तो ये बताएंगे, ठीक है। अब इसी में सब कुछ मिक्स करके बताएंगे ना, तो समझ में कम आता है, इसीलिए वोमिटिंग के लिए। अब मान लीजिए कि लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है और उसको ट्रीमर्स हो रहे हैं, ट्रीमर्स का मतलब हाथ पांव ऐसे कांपना, ठीक है ना, लाइक दिस, ट्रीमर्स हो रहे हैं, तो जरूरी है कि ट्रीमर को कम किया जाए, है ना। उसके लिए जो दवाई दी जाती है उसे हम एंटी कन्वर्जेंट कहते हैं। यानी जो ग्रुप है दवाइयों का, है ना, मेडिसिन का, ड्रग्स का, उसका नाम है एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है ना। यानी ट्रीमर्स के चलते नहीं, मान लीजिए कि अगर पेशेंट को ट्रीमर्स हो रहा है तो इसमें एंटी कन्वर्जेंट, एंटी, आप इसको जानते रहिए बस। अब ऐसे जाकर के मतलब कोई भी चीज हम आपको यहाँ पे बताएं तो दवाई जाके डायरेक्ट खरीद नहीं लेनी है, उसकी दवाइयों का तरीका होता है, ठीक है ना, लेने का, किसके साथ ले सकते हैं, किस दवाई के साथ कौन सा नहीं ले सकते हैं। तो केवल वीडियो देख करके दवाई खरीद लेना और उसको खाना, मान लीजिए हम कभी फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता रहे हैं और उसमें कुछ बताए, तो ऐसे थोड़ी कब जाके दवाई ले सकते हैं, नहीं नहीं, ये सब बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट्स। अब देखिए, सिरोटिक पेशेंट को, यानी पेशेंट को अगर लिवर सिरोसिस है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ी रहती है, बताए थे आपको डायग्नोसिस में, ठीक है ना, कि कोगुलेशन चेक किया जाता है और यूजुअली विटामिन के की कमी देखी जाती है, ठीक है ना। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग होने का मतलब यह है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है, खून एक बार निकलने लगा तो जल्दी कोगुलेट नहीं होता, जल्दी जमता नहीं है, ये होता ही है यूजुअली, है ना। तो इसमें ब्लीडिंग के लिए से मेरा मतलब यह है कि अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब यह है कि एक साधारण आदमी में जितना देर में खून बंद हो जाता है, जम जाता है, उतना देर में नहीं हो रहा है, काफी देर तक बह रहा है, तो जरूरी है कि उसमें विटामिन के चलाया जाए, ठीक है ना। नहीं तो सिरोटिक पेशेंट है, कहीं कट गया, थोड़ा सा कट ही सकता है, तो वो तो खून बहने से ही मर जाएगा, है ना। तो विटामिन के डाइट के रूप में भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं। विटामिन के को डाइट के रूप में भी और इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है। विटामिन के को डाइट के रूप में भी और इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है। अब देखिए, लिवर सिरोटिक पेशेंट में कल आपको हम बताए थे कि एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन बनता लिवर के चलते ही है, और एल्ब्यूमिन के कम होने से, ठीक है, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो ब्लड में पाया जाता है, और एल्ब्यूमिन के कम होने से क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में, है ना, भरने लगता है। अब पेरिटोनियल कैविटी का मतलब यह है, साधारण भाषा में लोग उसे क्या कहते हैं, पेट में फ्लूइड भर जाना, पेट में पानी भर जाना कहते हैं, ठीक है ना। तो एल्ब्यूमिन कम रहता है, किसमें कम रहता है,
एल्ब्यूमिन की कमी रहती है, और इस एल्ब्यूमिन के चलते क्या देखा जाता है, एसाइटिस, है ना, एसाइटिस देखा जाता है। एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड में रहता है, और लिवर खराब हो जाता है जब, यानी लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में एल्ब्यूमिन क्या रहता है, कम रहता है। और एल्ब्यूमिन अब कम रहेगा तो जो काम है एल्ब्यूमिन का वो नहीं होगा। एल्ब्यूमिन का काम है पेरिटोनियल कैविटी में पानी को नहीं भरने देना, फ्लूइड को एक्यूमुलेट नहीं होने देना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पता है इसे हम ओस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो ब्लड के वेसल के अंदर से वाटर को क्या करता है, ठीक है ना, वाटर को मतलब आने से रोकता है, इतना समझिए सिंपल भाषा में, ठीक है, एल्ब्यूमिन। अब एसाइटिस देखा जाएगा, यानी पेट में पानी भरने वाली सिचुएशन देखी जाएगी। अब इसके लिए एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ये सब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, यानी अगर लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है उसमें जो जो सिम्टम दिख रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए तत्कालिक, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कि वो लिवर के डैमेज होने से मरे, इन्हीं सभी कारण से मर जाएगा। उल्टी होते होते मर जाए तो फिर लगातार खून की उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, जिसे हम हिमेटेमेसिस कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको रोकना जरूरी है। इसके बाद अब हम थोड़ा आते हैं परमानेंट मैनेजमेंट पे। किस टॉपिक पे, परमानेंट मैनेजमेंट। तो पहले लिख लेते हैं परमानेंट मैनेजमेंट। परमानेंट मैनेजमेंट देखिए एक ही है, लिवर को ट्रांसप्लांट करके हटा करके दूसरे आदमी का हेल्दी लिवर लगाइए, ठीक है ना। परमानेंट मैनेजमेंट क्या है, एक ही है अभी तक, वो है लीवर ट्रांसप्लांट। क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। लेकिन 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 लिवर ट्रांसप्लांट में एक दिक्कत है। कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, यानी किसी नए बॉडी का ऑर्गन लगाया जाता है, तो जिस भी बॉडी में लगता है, ठीक है ना, यानी पेशेंट का जो बॉडी होता है उसके अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि सरहद पर सैनिक सोए हुए हैं और अचानक कोई विदेश से, यानी कोई फॉरेन आदमी, ठीक है, आ भी जाए, और वो आतंकवादी ना भी हो, वो देश को नुकसान पहुंचाने वाला ना भी हो, फिर भी सारे सैनिक एकदम गन लेके खड़े। जब उनको पता चलेगा कि नहीं नहीं, तब ना, ये तो कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, तब ना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल होते हैं वो नए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को भी ना ऐसा समझते हैं जैसे बॉडी के लिए नुकसान करेंगे, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सिस्टम समझ जाते हैं। तो जब लिवर का ट्रांसप्लांट होता है और नया लिवर लगता है, तो इस लिवर को पेशेंट का जो इम्यून सेल है वो इसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है, फॉरेन ऑर्गन समझ लेता है। समझना भी तो जरूरी है भाई, दूसरे के बॉडी से लगा हुआ है ना, दूसरे के बॉडी से निकाल करके इसमें लगाया गया है, ठीक है ना। अब लिवर ट्रांसप्लांट में मतलब इम्यून सेल एक्टिव हो जाते हैं और एकदम इस पे अटैक करते हैं, अटैक करके इसको मारना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं। अब क्या ही फायदा, एक डैमेज को चेंज करके दूसरा लगाए हैं और ये भी डैमेज हो जाए। मतलब इस लिवर ट्रांसप्लांट में रिस्क ऑफ इंफेक्शन काफी ज्यादा है ना, माफ कीजिएगा, इन्फेक्शन नहीं, रिस्क ऑफ रिजेक्शन काफी ज्यादा है। रिस्क ऑफ रिजेक्शन का मतलब ये है कि इम्यून सेल इसको रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि ना ना, ये हमारे बॉडी का नहीं है, ये फॉरेन है, इसको हम अपनी बॉडी में जगह नहीं दे सकते। रिस्क ऑफ रिजेक्शन ज्यादा होता है। अब देखिए, तो इस रिजेक्शन को कम करने के लिए मेरा मतलब यह है कि अब इम्यून सेल को समझाना पड़ता है कि भाई मेरे मान जाओ, है ना, ये आप ही के बॉडी का पार्ट है, अब यही रहेगा। लेकिन वो मानते नहीं है। अब आप किसी को मनाइए वो ना माने, तो पहले प्यार से समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद ताकत आजमाना पड़ता है। तो ठीक इसमें यही करना पड़ता है। अब रिस्क ऑफ रिजेक्शन से बचने के लिए ताकत आजमाना पड़ता है।
अब ये पहले एक चीज हम लिख देते हैं, रिस्क ऑफ रिजेक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि इम्यून सेल क्या हो जाते हैं, इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड, अब ये एक्टिवेटेड का मतलब ये है एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे तो अब ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन पे अटैक करेंगे। तो अब इनको दबाना पड़ता है, इनकी ताकत को कम करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब एस्टेरॉइड देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एस्टेरॉइड, ठीक है ना। अब इम्यूनिटी सेल को, यानी इम्यून सेल को कम करने के लिए, उसकी ताकत को कम करने के लिए, ताकि वो लिवर पे अटैक करके लिवर को खत्म ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, स्टेरॉइड देना पड़ता है। उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है ना। जब तक आदमी मरीज जिंदा रहेगा तब तक देना पड़ेगा, है रे जिंदगी। मतलब सोचने से लगता है कि यार भगवान ने जिंदगी दी ही क्यों, और जिंदगी दी हो तो इस तरह की बीमारी ना दे। किसी को भी हो सकती है ना, किसी को तो नहीं हो सकती, मतलब ठीक है, किस्मत है। अब देखिए, अब यानी कि लाइफ लॉन्ग का मतलब ये है कि जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा तब तक लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, इज गिवन। अब एक दिक्कत है, समस्या ही समस्या है, ये समस्या खत्म क्यों नहीं होती। अब देखिए, अगर किसी भी मरीज को लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दीजिएगा तो उसमें अल्सर का चांस बनेगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा इस चीज को आप समझ गए, थोड़ा सा छोटा करें। अब देखिए, अगर लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी को दिया जाए या कोई भी स्टेरॉइड दिया जाए, ठीक है ना, तो चांस है, किस चीज का चांस है, कि इसे अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। चांस ऑफ अल्सर, है ना, चांस मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अल्सर हो जाएगा। अब इस अल्सर से बचने के लिए, ठीक है ना, बार बार चेंज इसलिए कर रहे हैं ना ताकि एक एक चीजों को, इस अल्सर से बचने के लिए, टू प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन के लिए एक बीमारी को ठीक करने के लिए एक इलाज, और फिर उसको ठीक करने के लिए दूसरा इलाज, यही तो है ना। प्रिवेंशन के लिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं हम, जगह कम था इसलिए ऐसा लिखा गया। इसके प्रिवेंशन के लिए पता है क्या दिया जाता है, इसके प्रिवेंशन के लिए वही आपको बताए थे जब आपको अब अल्सर बताए थे वीडियो में, तो H2 एंटागोनिस्ट, है ना, क्या बोलेंगे, H2 ब्लॉकर बोलते हैं उसको, ठीक है। H2 ब्लॉकर देना पड़ता है, जिसमें आपको रेनिटिडिन, सिमेटिडिन वगैरह आता है, ठीक है ना। H2 ब्लॉकर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, H2 ब्लॉकर। समझिए कि अब पूरी जिंदगी दवाई पे ही रहने वाली है, H2 ब्लॉकर देना पड़ता है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेंगे। परमानेंट मैनेजमेंट में एक ही है परमानेंट मैनेजमेंट की, लीवर का ट्रांसप्लांट कीजिए। लीवर ट्रांसप्लांट मतलब एक नया लीवर लगाइए, तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल होंगे वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझेंगे, उसको रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो रहेंगे, उस पर अटैक करेंगे। अब इनकी ताकत कम करनी पड़ेगी ताकि उस पर अटैक ना कर पाए, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अल्सर ही क्रिएट कर देगा, तो फिर अल्सर से बचने के लिए H2 ब्लॉकर, जैसे आप दवाई का नाम सुने होंगे रेनिटिडिन, रेनिटिडिन के फॉर्म में कौन आता है, एसिलक। आप उसको गैस की दवाई समझते हैं सिंपल में, ठीक है ना, गैस कम करती है, ठीक है ना, तो एसिलक का और भी काम है। तो ये रहा पूरा का पूरा मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। मुझे लगता है कि वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा, तो अगले वीडियो में लिवर सिरोसिस का अगला पार्ट हम देखेंगे, और अगले पार्ट में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस,
यानी लिवर सिरोसिस के चलते क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस होने वाला है। लिवर सिरोसिस, आप जब वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं ना, तो काफी मोटिवेशन मिलता है। ह्यूमन नेचर ही है ये कि किसी काम के लिए आपकी प्रशंसा की जाए तो आप उसको दुगने एफर्ट से करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और सबके पास इसको शेयर भी करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।